बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं विशाल शाकिर और मियां अली रज़ा साहब के साथ हमारी कन्वर्सेशन जारी है कानून शहादत ऑर्डिनेंस के ऊपर। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 54 से ऑनवर्ड्स। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है जितनी भी हमारी वीडियोस जा रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह QSO के ऊपर, और अपेरेंटली ऐसा कंटेंट पहले था नहीं, ये ज़्यादातर सुनने को आ रहा है। तो इसी तरह अब हमने जितने पार्ट्स में इसको किया है, तो लास्ट हमने आर्टिकल 53 तक रोका था इसको, तो आर्टिकल 54 से ऑनवर्ड्स में चाहूँगा कि आप इसको हमें गाइड कीजिएगा। विशाल, आज के इस एविडेंस के लेक्चर के अंदर मैं 3 चीज़ों की रेलेवेंसी के ऊपर बात करूँ जी, जो स्टार्ट होती हैं आर्टिकल 54 से एंड गोज अप टिल आर्टिकल 68, ठीक है, जिसके अंदर जजमेंट्स कब रेलेवेंट होंगी, ओपिनियन कब रेलेवेंट होंगी और कैरेक्टर कब कब रेलेवेंट होगा, क्योंकि दैट काफ़ी इंटरेस्टिंग बात। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो जब आप जजमेंट की बात करते हैं कि जनरल प्रिंसिपल यही है कि जजमेंट किसी और अदालत से दी गई हो वो रेलेवेंट नहीं है, वो इररेलेवेंट है। लेकिन कानून शहादत के आर्टिकल 54 में, आर्टिकल 55 में, आर्टिकल 56 में, आर्टिकल 57 में और आर्टिकल 58 में उन्होंने वो सिनेरियोज बता दिए, वो कैटेगरीज ऑफ जजमेंट्स बता दी जो किसी मैटर इन इशू ऑफ सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग ऑफ अ कॉन्ट्रोवर्टेड फैक्ट हैं, उसके अंदर वो जो जजमेंट्स थी वो जो इन कैटेगरीज के अंदर है वो कब कब रेलेवेंट होंगी, एंड दैट इज केटर्ड फ्रॉम आर्टिकल 54 टू आर्टिकल 58। सर, इसकी वो एग्जांपल ये भी ले सकते हैं कि अभी रिसेंटली हमारे एक ट्रायल के अंदर जो कंप्लेनेंट है उसने एक बयान जमा कराया था ड्यूरिंग द बेल प्रोसीडिंग्स। नाउ एट द टाइम ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन we can confront him from his statement which has given in the bail argument जो उसकी कॉम्प्रोमाइज की बेस पे ग्रांट की गई थी, तो that judgment can be used in the cross examination। अच्छा विशाल, मैं एक चीज बता दूं जी, जजमेंट ये जो आर्टिकल्स है ना जी, ये 3 डिफरेंट चीजों को केटर करते हैं। ठीक है, जजमेंट, ऑर्डर्स एंड डिक्रीज, ठीक है, यानी इसीलिए मैंने 3 आपको कैटेगरीज बताई, बिल्कुल ठीक। जजमेंट, ऑर्डर्स एंड डिक्रीज। बेल के अंदर कभी भी जजमेंट नहीं आती, ठीक है, ऑर्डर वो ऑर्डर हो सकता है। सो वो ऑर्डर, और ये भी मैं आपको कानून शहादत का एक प्रिंसिपल बता दूं कि अगर आपने गवाह को उसकी किसी प्रीवियस स्टेटमेंट से कन्फ्रंट करवाना है, कॉन्ट्राडिक्ट करवाना है, तो उससे पहले उस गवाह को वो स्टेटमेंट एडमिट करवाना जरूरी है। अगर आपने उसको एडमिट नहीं करवाई तो ना आप कॉन्ट्राडिक्ट करवा सकते हैं ना आप कन्फ्रंट करवा सकते हैं। सो जो एग्जाम्पल आपने दी है, अगर आप पहले उसको उसका वो स्टेटमेंट और उसके कॉन्सिक्वेंस के अंदर जो जजमेंट आई वो पुट करेंगे जी ना, जजमेंट उसको नहीं पुट कर सकते, उसका स्टेटमेंट आप उसे पुट करेंगे। आपने जो बयान दिया था या नहीं दिया था, तो उसको उस स्टेटमेंट को पुट करके फिर आप उसको उससे कॉन्ट्राडिक्ट करवा सकते हैं उस जज ऑर्डर के अंदर अगर उस स्टेटमेंट का जिक्र है डेफिनेटली। और अदरवाइज जो ऑर्डर होगा उसको आप जरूर इस कैटेगरी के अंदर फॉल करेंगे। ये अदरवाइज ऑब्जेक्शन तो यही आता है ना कि चूंकि एक अलग अदालत ने मैटर्स को डिसाइड किया है तो वो यहाँ पे रेलेवेंट, इसीलिए तो मैंने कहा वो इररेलेवेंट है। yes. लेकिन आर्टिकल 54 टू 58 उन डिफरेंट सिनेरियोज को केटर करता है कि जहां वो जजमेंट, ऑर्डर या डिक्री बिकम्स रेलेवेंट। विशाल, अगर हम इससे बाहर निकलें तो हम ओपिनियंस की तरफ मूव करते हैं। जी, जनरल यून ये है कि ओपिनियन चाहे मैटर ऑफ फैक्ट से हो या मैटर ऑफ लॉ से रिलेटेड हो वो इररेलेवेंट है। ठीक है। अच्छा, अगर ऐसी बात हो गई तो फिर ओपिनियन की क्या वैल्यू कानून शहादत के अंदर? तो इसको भी कानून शहादत एक डिफरेंट कैटेगरी के अंदर डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट मैकेनिज्म से एक सर्टन कैटेगरीज ऑफ ओपिनियन को पॉस्टुलेट करता है कि अगर आपकी ओपिनियन इन कैटेगरीज के अंदर फॉल करेगी तो वो रेलेवेंट बन जाएगी। अमूमन अगर देखा जाए तो आपको किसी भी जुडिशियल इंक्वायरी के अंदर ओपिनियन किस लिए चाहिए होती है? इंट्रोवर्टेड फैक्ट को समझने के लिए कोई ऐसी एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए होगी, टेक्निकल चीज के ऊपर चाहिए होगी, कोई आपको इस बात की ओपिनियन चाहिए होगी कि ये जो बंदूक है ये चलती है कि नहीं चलती, तो एक खास लेबोरेटरी से इसे भेज के चेक करवा लिया जाए कि बंदूक चलती है कि नहीं चलती।
अगर किसी ने नक्शा बनाया है तो क्या उसकी ये क्वालिफिकेशन है, वो उसको बना सकता है, और अगर वो बना सकता है भी हो सकता सो ओपिनियन हमेशा किसी ऐसे नॉलेज से रिलेटेड होती है जो कि आम इजीली अवेलेबल ना हो, तो लिहाजा उस बंदे की ओपिनियन की वैल्यू बन जाती है कि अगर वो ओपिनियन अपनी देगा किसी मामले के बारे में, चूंकि वो या तो खास किस्म की नॉलेज और डिग्री पोजेस करता है या उसका खास किस्म का एक्सपर्टीज है उसके उस काम के अंदर, तो लिहाजा अदालत उसको कह सकती है कि भाई विशाल, यू आर वेरी एक्सपर्ट इन हैंड राइटिंग, यू हैव डन सर्टन कोर्स, तो इसलिए तुम मुझे ये बताओ कि ये जो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है और ये जो डॉक्यूमेंट आज अदालत में लिखा गया, इस पे 2 दस्तखत हैं, ये एक ही बंदे के, ये डिफरेंट। तो इसी को समझने के लिए आपको जरूरी है कि आर्टिकल 59 को देखा जाए। तो आर्टिकल 59 जिन कैटेगरीज को ले डाउन करता है, जिसके अंदर अगर आपको कोई ओपिनियन चाहिए फॉरेन लॉ से रिलेटेड, किसी साइंस से रिलेटेड, किसी आर्ट से रिलेटेड, किसी हैंड राइटिंग से रिलेटेड, या किसी किस्म का कोई फिंगर इंप्रेशन है उससे रिलेटेड कोई ओपिनियन चाहिए, तो वो तमाम की तमाम एक्सपर्ट ओपिनियन जो है इस कैटेगरी के अंदर फॉल करती है। अदरवाइज मैं कह दूं कि जी ये पेंसिलें यहां पे नहीं पड़ी हुई, नो वैल्यू। लेकिन अगर मेरे पास कोई एक्सपर्ट नॉलेज है इस बात का, ये बताने के लिए कि हाँ वाकई यहां पेंसिलें पड़ी हुई हैं, तो अदालत मेरी ओपिनियन को बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 59 उसमें कैटेगराइज करेगा कि आई कैन गिव माई ओपिनियन इन दैट रिगार्ड। फर्दर विशाल, यहां पे अगर आप देखो तो आर्टिकल 60 के अंदर बड़ा कमाल का एक एक्सप्रेशन है, वो कहते हैं कि ऐसे फैक्ट्स जो सपोर्ट करते हो या ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट से इनकंसिस्टेंट हो, वो भी रेलिवेंट होते हैं। ठीक है, कि अगर देयर आर सम फैक्ट्स व्हिच सपोर्ट्स दैट और ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट इज इनकंसिस्टेंट, तो दे आल्सो बिकम रेलिवेंट बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 60। इसी के साथ साथ अगर आप आर्टिकल 61 को देखो, तो आर्टिकल 61 ये कहता है कि अगर कोई आदमी किसी की हैंड राइटिंग के बारे में अपनी ओपिनियन दे रहा है, और वो इस वजह से हैंड राइटिंग के बारे में ओपिनियन दे रहा है क्योंकि वो पहचानता है कि वो हैंड राइटिंग विशाल की है, अली हैदर की, तो वो भी रेलिवेंट है। सो एक तो आपके पास एक्सपर्ट की ओपिनियन आ गई, लेकिन अगर कोई बंदा इस बात की शहादत दे रहा है, अमूमन ये वाला सवाल या इस किस्म की लाइन ऑफ आर्गुमेंट वहां पे आती है जहां पे कॉन्टेंट्स ऑफ एग्रीमेंट जो होता है उसकी बाबत आपने जरा करनी हो, तो गवाहों से आप जब ओपिनियन लेते हैं रिगार्डिंग द सिग्नेचर कि हाँ जी ये इसी ने साइन किए थे, तो उस सिनेरियो के अंदर वो कह सकता है यस मैं पहचानता हूं इस बात को कि ये डॉक्यूमेंट मेरे सामने साइन हुआ है, और चूंकि मैं इसके सिग्नेचर पहचानता हूं, तो लिहाजा आर्टिकल 61 ये कहता है कि उसकी शहादत उतनी ही रेलिवेंट है जैसे किसी एक एक्सपर्ट की ओपिनियन हो। तो फॉर एग्जांपल जैसे मुझे आपकी हैंड राइटिंग का पता है, तो मेरी ओपिनियन टू द एक्सटेंट ऑफ योर हैंड राइटिंग और रिकग्निशन ऑफ योर हैंड राइटिंग बिकम्स रेलिवेंट। अगर एक्सपर्ट ओपिनियन ये आता है कि जी ये मियां साहब ने नहीं लिखा, बट मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि मैं चूंकि देख रहा हूँ मियां साहब की राइटिंग है, तो इवन के कंट्रोवर्टेड फैक्ट है उसके कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्टर है, तो वो भी रेलिवेंट। वो जितनी पिटिशनें आपने मेरी साइन कर ली है ना, तो इसलिए यू आर द एक्सपर्ट जो बता सके मेरे साइन है कि नहीं। और इसी तरह फिर विशाल अगर आप देखते जाएं तो आर्टिकल 62 के अंदर आप देखें तो आर्टिकल 62 ये कहता है कि अगर कोई आदमी अपनी ओपिनियन दे रहा है रिगार्डिंग सम कस्टम और यूजेज, तो उसकी ओपिनियन भी रेलिवेंट है बिकॉज ही नो फॉर अ फैक्ट कि जी उसका इस कस्टम और यूजेज के बारे में जो नॉलेज है वो बिल्कुल एक्सपर्ट के एट पार है, तो उसका भी आर्टिकल 62 के मुताबिक जो ओपिनियन होगी वो रेलेवेंट होगी। तो जैसे पंचायतों में काम होते हैं तो उनके जो ओपिनियन वो बता सकते हैं कि यहाँ पे ये कस्टम चलता रहता है। मजे की बात बताऊं, ये जो पंचायती फैसले होते हैं ना जी, आई डोंट नो अबाउट द यानी क्रिमिनल लॉ में तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, सिविल लॉ में कहते हैं कि पंचायती फैसले को रूल ऑफ द कोर्ट बना दिया जाता है। अच्छा, सो वो एक मैकेनिज्म वहां पे, क्योंकि आई डोंट प्रैक्टिस सिविल लॉ, बट एक रूल ऑफ द कोर्ट वाला कॉन्सेप्ट है। हमारी प्रैक्टिस के अंदर तो बिल्कुल इररेलेवेंट है, इट्स इररेलेवेंट क्योंकि हमारे पास कॉन्सेप्ट कंपाउंडिंग का उसके अलावा और कोई वो सुलह वाला कोई तो रूल ऑफ कोर्ट का एक कॉन्सेप्ट दीवानी प्रैक्टिस वाले लॉयर्स को पता होगा, तो उसमें पंचायती फैसले कोई रूल ऑफ कोर्ट बनाया जाता है। तो दैट इज अगेन वो तो एक पंचायती फैसला है, लेकिन अगर कोई कस्टम को यूजेज एग्जिस्ट करता है तो आर्टिकल 62 कहता है उसके बारे में अगर कोई ओपिनियन देना कि मुझे पता है कि ये एग्जिस्ट करता है, तो उसकी एक रेलेवेंट एविडेंस। जैसे अमूमन आप तो इस बारे में ज़्यादा जानते होंगे कि जब घरों में लड़ाइयाँ होती थी वो एक दूसरे की बेटियों से शादी करवा देते थे, तो इट्स अ वेरी शेडी एरिया बिकॉज जिसको वट्टा सट्टा बोलते हैं,
अच्छा, ये अगर आप कहो कि ये एग्जिस्ट नहीं करता तो ये एग्जिस्ट तो करता है। तो मतलब वो ओपिनियन टू द एक्सटेंट कि ये कस्टम एग्जिस्ट करती है, दैट बिकम्स रेलेवेंट बिकॉज वो यस, टू सम एक्सटेंट, टू सम एक्सटेंट। अच्छा विशाल, इसके बाद अगर आप कैरेक्टर की बात करें तो दो आर्टिकल्स डील करते हैं, आर्टिकल 67 और आर्टिकल 68। बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। वो कहते हैं कि मुल्ज़म का हमेशा अच्छा किरदार रेलेवेंट है। अच्छा, उसका हमेशा अच्छा किरदार रेलेवेंट। अब अच्छा किरदार होता क्या है, इसके लिए कोई आपको अदालत की कोई जजमेंट डिक्री चाहिए होती है? आई डोंट थिंक सो। मेरी कॉमन प्रूडेंस के मुताबिक अक्सर आपने नारकोटिक्स के केसेस में 99.9% लॉयर्स को ये आर्ग्यू करते हुए सुना होगा, सर ही इज अ फर्स्ट ऑफेंडर। सो ही इफ ही इज अ फर्स्ट ऑफेंडर तो इसका मतलब ये कि उसका किरदार अच्छा था, तो उसने पहले जो है जो ये क्राइम कमिट नहीं किया हुआ, उसका फर्स्ट ऑफेंडर है, तो लिहाजा उसको लीवरेज देनी चाहिए। तो वो ये कहते हैं कि मुल्ज़िम का अच्छा किरदार हमेशा रेलेवेंट। लेकिन आर्टिकल 68 के मुताबिक मुल्ज़िम का बैड कैरेक्टर तब तक रेलेवेंट नहीं है जब तक कि उसके अच्छे कैरेक्टर की बाबत शहादत ना दी जाए। ठीक है, यानी अगर समझ गया ना? हाँ जी, मैं समझ गया। पब्लिक के लिए थोड़ा मजीद आसान करता है। ठीक है, कि अगर आप अलेज कर रहे हैं कि ही इज नॉट अ पर्सन ऑफ अ बैड कैरेक्टर और इनफैक्ट अ गुड कैरेक्टर, देन आर्टिकल 68 कहते हैं एनीथिंग व्हिच इज शोज दैट नो he is a person of a bad character, then character becomes a bad character. Otherwise bad character is irrelevant. Good character relevant, ठीक है, bad character irrelevant. It only becomes relevant if अब आप उसकी गुड कैरेक्टर को शो या उसके गुड कैरेक्टर if you are alleging that he possesses a good character. yes. So that's how it operates. So starting from the 58 to 68 ये तीन डिफरेंट किस्म की रेलेवेंसी के चैप्टर्स को डील करता है। यानी एक में आपने जजमेंट्स की डाइसेक्शन दे दी, ऑर्डर्स की डिक्रीज की दे दी, फिर आपके पास ओपिनियंस आ गई कि एक्सपर्ट ओपिनियन की क्या वैल्यू होगी, क्योंकि कोई भी फैक्ट किसी अदालत के पास है जुडिशल इंक्वायरी के लिए और वो कॉन्ट्रोवर्टेड फैक्ट है और उसके लिए आपको कोई एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए। वो 59 के अंदर उन्होंने लिस्ट जॉट डाउन कर दी। वो सिर्फ 59 की एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी हो सकती। यानी अभी रिसेंटली आप देखें PFSA ने आपको पॉलीग्राफिक टेस्ट स्टार्ट करना शुरू कर दिया हुआ। सो पॉलीग्राफिक टेस्ट का तो कोई जिक्र नहीं है, वो एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। सो हर वो एक्सपर्ट ओपिनियन जो कि टेक्निकली फॉल करेगी एक्सपर्ट ओपिनियन में, तो वो बिकम्स रेलेवेंट और उसकी रेलेवेंसी के लिए उन्होंने फर्दर उन्होंने तरीकाकार बता दिया। एंड लास्टली वी गोज टू द कैरेक्टर्स पार्ट कि मुल्ज़िम का अच्छा कैरेक्टर हमेशा रेलेवेंट है, बैड कैरेक्टर इररेलेवेंट है, बट इट ओनली बिकम्स रेलेवेंट वेयर the evidence of good character is set. Sir, thank you so much. आज हमने बात की है relevancy of judgment, order, decree, relevancy of opinions and relevancy of good and bad characters. इसको यहाँ तक ही confine रखेंगे and for the next video stay tuned और हम QSO की सीरीज को आगे लेके चलेंगे. Thank you so much.